Okay, so today we'll be revising chapter number 3 of SP, which is related to issue of shares. Chapter number 2 में हमने देखा है कि there are various sources of finance using which we can raise money for the organization. इसमें यहाँ पे first important source which we have is shares. तो ये issue of shares का process किस तरीके से होता है, that we are going to see in this chapter number 3. सबसे पहले ये देखते हुए हमको देखना है कि शेयर कैपिटल जो है उसको क्लासिफाई किस किस तरीके से किया जाता है. सो फर्स्टली यू हैव ऑथराइज्ड, नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल. इसका मतलब क्या होता है? द टोटल कैपिटल विच द कंपनी इज अलाउड टू रेज. जो कैपिटल की अमाउंट कहाँ लिखी रहती है? उनके memorandum of association में under the capital clause. So the total capital which the company is allowed to raise is called as authorized, nominal or registered capital. Next होता है capital which the company actually issues to the people. लोगों के सामने वो actual जितने shares रखते हैं so that people can invest money in the company, that becomes the issued capital. The capital which is registered as the company's authorized capital but company has not yet issued it to general public, मतलब वो शेयर्स उन्होंने अभी तक मार्केट में नहीं लाए हैं, तो वो क्या होता है? अनइशूड कैपिटल. उसके बाद उन्होंने इशू किया, कंपनी ने इशू तो किए शेयर्स, बट हो सकता है कि लोगों ने पूरे के पूरे शेयर सब्सक्राइब नहीं किए. कंपनी ने इशू किए थे 10,000 शेयर्स, कंपनी को एप्लीकेशन आए सिर्फ 9,000 शेयर्स के लिए. तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 9,000 शेयर्स के रिलेटेड जो कैपिटल है वो बन जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, विच द पीपल हैव एक्सेप्टेड एंड पेड मनी टू द कंपनी अगेंस्ट इट. एंड अनसब्सक्राइब्ड मतलब जो लोगों ने अभी तक लिया नहीं है कंपनी से. नेक्स्ट होता है कॉल्ड अप, अनकॉल्ड एंड रिजर्व कैपिटल. अभी सब्सक्राइब किया तो शेयर्स का जो पूरा अमाउंट रहता है वो कंपनी क्या करती है? कंपनी पार्ट्स में लोगों से मांगती है. तो कंपनी लोगों से पार्ट्स में जब अमाउंट मांगेगी तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज में ऐसा सिनेरियो हो कि 10 रुपीज का एक शेयर है तो उसमें से 8 रुपीज ही अभी तक क्या है? कंपनी ने कॉल किए हैं. तो यहाँ पे 2 रुपए जो बचे हैं वो क्या हो गए? अनकॉल्ड कैपिटल. यहाँ पे कुछ पोर्शन अगर कंपनी ने स्पेसिफिकली बोला है कि हम ये सिर्फ हमारे इमरजेंसी के टाइम ही कॉल करेंगे, तब उसको क्या बोला जाता है? रिजर्व कैपिटल. एंड कंपनी ने कॉल अप किया बट हो सकता है कभी कभार शेयर होल्डर के पास पैसे नहीं थे टू पे दैट मनी टू द कंपनी, तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें उसके शेयर्स के रिलेटेड जो अमाउंट है वो बनती है कॉल्स इन अरियर्स. एंड जो लोग कंपनी को वैलिडली जो कॉल अप किया है वो पे कर देते हैं, that becomes the paid up capital. Fine. तो आप अगर इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में देखने जाओ तो क्या आता है? टॉप में ऑथोराइज्ड कैपिटल, उसके बाद दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इशूड, दूसरा होता है अनइशूड. नेक्स्ट इशूड के फिर से दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक है सब्सक्राइब मतलब जो लोगों ने एक्सेप्ट किया, और जो लोगों ने अभी तक नहीं एक्सेप्ट किया वो क्या होता है? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल. सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है? सब्सक्राइब करने के बाद कंपनी कुछ पैसा लोगों से मांग लेती है, दैट बिकम्स कॉल्ड अप कैपिटल. एंड जो पैसा नहीं मांगा है अभी तक वो बन जाता है अनकॉल्ड कैपिटल. कंपनी ने तो कॉल अप किया बट लोगों ने पे नहीं किया, तो वो क्या बन जाता है? कॉल्स इन एरियर्स या अनपेड कैपिटल. एंड जो लोगों ने पे किया मांगने के बाद वो क्या बन जाता है? पेड अप कैपिटल. ओके. और यहाँ पे और एक होता है कि कंपनी ने क्या किया? कुछ ना कुछ रिजर्व रखा, एक्यूमुलेशन रखा, जो कंपनी जब जरूरत पड़े तभी मांगेगी, तो दैट इज रिजर्व कैपिटल. इज इट क्लियर? डायग्राम समझा? यस. क्विकली स्टेप वाइज. ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज में से कुछ इशूड, कुछ अनइशूड, इशूड में से कुछ सब्सक्राइब्ड, कुछ अनसब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब में से कुछ कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, रिजर्व कैपिटल. कॉल्ड अप में से फिर से दो पार्ट्स, पेड अप है या कॉल्स इन अरियर्स है. ओके. वंस अगेन ऑथोराइज्ड होता है, फिर ऑथोराइज में से इशूड, अनइशूड, इशूड में से सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब में से कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, रिजर्व कैपिटल, कॉल्ड अप में से पेड अप और अनपेड. डायग्राम क्लियर? यस. नेक्स्ट, अब आते हैं मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर. मतलब कितने तरीके से जो है शेयर्स इशू किए जा सकते हैं बाय द कंपनी टू रेज मनी फॉर द कंपनी. तो इसमें आता है सबसे पहला टाइप ऑफ इशू, दैट इज
पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स। तो जनरल पब्लिक को शेयर्स जो है कंपनी के वो ऑफर किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट होता है ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अपने ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए जाते हैं और उनके पास से पैसा लिया जाता है। तो दैट इज इशूइंग शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। सिमिलर किया जाता है ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। तो उन्होंने जो कंपनी के लिए काम किया है एज अ रिटर्न ऑफ दैट और दे बीइंग द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, उनको कुछ प्रिविलेज दिया जाता है, उस फॉर्म में क्या किया जाता है, उनको शेयर्स इशू किए जाते हैं। So that is issuing shares to existing employees. And lastly you have private placement. Private placement किससे किया जाता है? प्राइवेट कंपनी से जनरली किया जाता है। तो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को ही जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उसको बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स? पहला क्या है? पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट है ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसके बाद आता है ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज एंड लास्टली यू हैव प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अब मैं यहाँ पे पहला एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट। यहाँ पे उन्होंने दिया है पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर। इसमें दो कैटेगरीज दिए हैं, एक है आईपीओ एंड दूसरा है एफपीओ। आईपीओ का मीनिंग क्या होता है? इट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड एफपीओ का मतलब होता है फर्दर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब जब शेयर्स कंपनी जब वो क्लास के शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू करती है इन द मार्केट टू द पीपल, देन इट इज कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो क्लास के शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में इशूड है उसी कैटेगरी या उसी क्लास के शेयर्स जब कंपनी दोबारा इशू करती है इन द पब्लिक ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म तो उसको बोला जाता है फर्दर पब्लिक ऑफर। तो एक सपोज 10 रुपीज के इक्विटी शेयर्स है जो कंपनी ने इशू किए हैं, ये जब पहली बार कंपनी करेगी उसको क्या बोला जाएगा? इनिशियल पब्लिक ऑफर। अभी कंपनी के पास ऑलरेडी 10,000 शेयर होल्डर्स है, उसके बाद फिर से अगर कंपनी इशू करेगी शेयर्स टू रेज मनी यूजिंग शेयर कैपिटल, उसको क्या बोला जाएगा? फर्दर पब्लिक ऑफर। डिफरेंस समझा? ऑलरेडी अगर कंपनी के पास शेयर होल्डर्स है और शेयर्स इशू हो रहे तो वो क्या हो जाएगी? फर्दर पब्लिक ऑफर। और अगर पहली बार कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो वो क्या हो जाएगी? इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, अब ये पब्लिक इशू या पब्लिक ऑफर जो है वो दो मेथड से हो सकती है। एक होता है फिक्स्ड प्राइस मेथड एंड दूसरा होता है बुक बिल्डिंग मेथड। फिक्स्ड प्राइस मतलब जो शेयर्स इशू हो रहे हैं उनकी प्राइस जो होती है वो फिक्स्ड पहले से डिटरमाइन की जाती है। एंड बुक बिल्डिंग मतलब एग्जैक्ट प्राइस फिक्स नहीं की जाती। यहाँ क्या दिया जाता है? यहाँ एक प्राइस रेंज दिया जाता है जहां पे लोअर प्राइस को बोला जाता है फ्लोर प्राइस और अपर प्राइस को बोला जाता है कैप प्राइस या सीलिंग प्राइस। तो यहाँ पे ये प्राइस के बीच में आप कोई भी प्राइस जो है कोट कर सकते हो फॉर बाइंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। एक पर्टिकुलर आपकी पूरी एप्लीकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक पर्टिकुलर प्राइस जो है वो फाइनलाइज की जाती है और उस प्राइस पे या उस प्राइस के ऊपर जिन्होंने कोट किया है उनको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया? बुक बिल्डिंग मेथड। फिक्स्ड प्राइस मेथड में क्या होता है? फिक्स्ड प्राइस इज स्टेटेड कि ये वैल्यू को हम शेयर्स जो है वो इशू करने वाले हैं। और बुक बिल्डिंग में क्या होता है? प्राइस रेंज दी जाती है। फिक्स प्राइस जो है वो नहीं कोट की जाती। प्राइस रेंज के बीच में आप कोई भी एक प्राइस कोट करके आपके शेयर्स का एप्लीकेशन कर सकते हो। देन द कंपनी फाइनलाइजेस एंड अलॉट्स द शेयर अकॉर्डिंगली। प्रोसेस समझा? यस। तो ये पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर दो तरीके के होते हैं, एक इनिशियल पब्लिक ऑफर, दूसरा फर्दर पब्लिक ऑफर। इनिशियल मतलब व्हेन द कंपनी इशूज शेयर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम and when the company issues shares of the class already issued in the market तो वो क्या हो जाता है? further public offer। दो मेथड से किया जाता है, फिक्स्ड प्राइस मेथड जहां पे एग्जैक्ट फिक्स्ड प्राइस इज कोटेड एंड दूसरा है बुक बिल्डिंग मेथड जहां पे क्या कोट किया जाता है? प्राइस रेंज। एक होती है फ्लोर प्राइस, दूसरी होती है कैप प्राइस। उसके बीच का कोई भी प्राइस आप कोट करो, फिर कंपनी अलॉटमेंट के टाइम एक फिक्स्ड प्राइस जो है वो फाइनलाइज करेगी एंड उसके वो प्राइस या उसके ऊपर की प्राइस वाले लोगों को शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। क्लियर? यस। नेक्स्ट होता है ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। अपने ही शेयर होल्डर्स को शेयर्स ऑफर करना। ये दो तरीके से किया जाता है। एक तो
अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंसेशन में, कम रेट में शेयर्स ऑफर किए जाते हैं देन द मार्केट रेट, तो उसको क्या बोला जाता है? राइट इशू. एंड इफ यू आर गिविंग ऑफ फ्री शेयर्स ऑफ द कंपनी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, तो उसको क्या बोला जाता है? बोनस शेयर्स या बोनस इशू. फाइन. तो कंसेशनल रेट में दे रहे हो तो क्या है? राइट इशू. एंड फ्री शेयर्स दे रहे हो तो क्या है? इट इज बोनस इशू या बोनस शेयर. Now there are certain conditions which you need to look at या provisions which you need to fulfill for doing a right issue or a bonus issue. तो bonus issue के related conditions क्या क्या है? तो यहाँ पे हमने explain किया हुआ है. Bonus shares are fully paid up shares given as a gift out of accumulated profits to existing equity shareholders. मतलब ये जो कंपनी क्या करती है, कंपनी ने कुछ ना कुछ पैसे प्रॉफिट्स या कुछ ना कुछ रिजर्व्स जो है वो सेट असाइड किए रहते हैं, और ये रिजर्व्स या प्रॉफिट्स को कंपनी क्या करती है? कन्वर्ट करती है इनटू कैपिटल. तो इसलिए लोगों को इसके अगेंस्ट कंपनी को पैसे नहीं भरने पड़ते. प्लीज नोट इट क्लियरली. डू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स नीड टू पे मनी अगेंस्ट दीज शेयर्स टू द कंपनी? नो, दे आर फुल्ली पेड अप शेयर्स. एक शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कितनी रहती है? इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स. बट अगर यहाँ पे कोई अनपेड अमाउंट है ही नहीं, फुल्ली पेड शेयर्स अगर इशू हो रहे, तो क्या यहाँ पे कोई लाइबिलिटी रहेगी शेयर होल्डर की? नो. तो शेयर होल्डर गेट्स दीज शेयर्स फ्रीली एज अ गिफ्ट फ्रॉम द कंपनी. दे डू नॉट हैव टू पे एनी मनी फॉर दीज बोनस शेयर्स. इज इट क्लियर? So bonus shares क्या है? They are free shares या fully paid up shares given as a gift out of accumulated profits to existing equity shareholders. Now provisions क्या है issue के लिए? They are issued out of free reserves. मतलब जो accumulated profits होते हैं जिनका कोई utilization कंपनी नहीं करने वाली. अगर वो बिल्डिंग फंड होता तो किसके लिए पैसा रखा है? बिल्डिंग बनाने के लिए. अगर वो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता तो किस लिए पैसा रखा है? डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए. बट ये क्या है? ये है फ्री रिजर्व जिसका कोई यूज डिटरमाइंड नहीं है. तो ऐसा एक्यूमुलेशन जब कंपनी के पास होता है तभी उसको क्या करती है कंपनी? कन्वर्ट करती है इनटू शेयर कैपिटल. सो दे आर इशूड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स और शेयर प्रीमियम और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. तो ये तीनों कैटेगरीज में से कहीं से भी पैसा जो है वो कंपनी क्या करती है? यूज करती है फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स. यूज करती है का मतलब क्या है? आपको जो प्रॉफिट होता है ना ऑर्गेनाइजेशन को, वो क्या किया जाता है? जब भी आपके पास नेट प्रॉफिट होता है, फाइन, तो नेट प्रॉफिट P&L के कौन से साइड आ जाता है? P&L के डेबिट साइड में. तो इसकी एंट्री क्या करते हो आप? P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. बराबर है ना? क्योंकि आप कैपिटल वालों मतलब पार्टनर्स को हो गया या शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे. बट ये आप नहीं जब डिस्ट्रीब्यूट करते तो क्या करते हो? रिजर्व करके एक्यूमुलेट करते हो. रिजर्व्स आपके लाइबिलिटी साइड में आते हैं, क्रेडिट बैलेंस रहेगा. बराबर. अब ये रिजर्व्स क्या किए जाते हैं? कन्वर्ट. तो एंट्री क्या होती है? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ये आता है बोनस शेयर. समझा क्या एंट्री क्या होती है? जो प्रॉफिट सेट असाइड किया है रिजर्व, वो रिजर्व अकाउंट को क्लोज किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है. सो दैट दिस प्रोसेस ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. समझा अकाउंटिंग एंट्री वाइज कैसे होता है? सो आप जो रिजर्व सेट असाइड करते हो वो आप चैनलाइज करते हो, आप फिर से कन्वर्ट करते हो इनटू शेयर कैपिटल. एंट्री सबको क्लियर है कैसे होता है? रिजर्व जो सेट असाइड किए हैं वो रिजर्व अकाउंट क्लोज किया जाता है और उसके पैसे कहाँ एडजस्ट किए जाते हैं? कंपनी के शेयर कैपिटल अकाउंट में. शेयर कैपिटल में मतलब यहाँ पे आप शेयर्स तो दे रहे हो बट क्या उसके अगेंस्ट पैसा दे रहे हो? नहीं. अगर पैसा लेते तो क्या एंट्री आती? बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल. बट यहाँ बैंक तो है ही नहीं बिकॉज पैसा आ नहीं रहा. तो क्या कर रहे हो आप? ये रिजर्व्स है या शेयर प्रीमियम. शेयर प्रीमियम क्या होता है? कंपनी को जो एक्स्ट्रा फंड्स मिले हैं ऑन इशूइंग शेयर, मतलब वो गेन है कंपनी का, मतलब उसको भी कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस रहेगा. तो वो भी कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे और शेयर कैपिटल को फिर से क्रेडिट करो. समझ रहे पॉइंट क्या होता है? तो दिस इज द अकाउंटिंग ऑपरेशन. नेक्स्ट इज ये जो रेकमेंडेशन किया जाता है
किससे किया जाता है? इट इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि उनको ही सबसे अच्छे से फाइनेंशियल पोजीशन पता होती है कि कितने रिजर्व्स वगैरह साइड में रखे हुए। सैंक्शनड, इसका अप्रूवल लेना पड़ता है किससे? सैंक्शनड बाय द शेयर होल्डर्स। वंस अनाउंस्ड इट कैनॉट बी विड्रॉन, once announced it cannot be withdrawn. Next, cannot issue instead of paying dividend, मतलब कंपनी ऐसे नहीं बोल सकती कि हम 15 साल डिविडेंड ही नहीं पे करेंगे, एक्यूमुलेट करते जाएंगे रिजर्व्स और जब लगेगा हमको तब बोनस शेयर देंगे। दैट इज नॉट अ फेयर प्रैक्टिस। डिविडेंड अगर आपको प्रॉफिट सफिशिएंट हो रहा है तो देते जाओ, आपने रिजर्व्स रखा था और वो एक्सेस हो गया तो बाद में कन्वर्जन करो, दैट इज फाइन, बट डू नॉट डेलिबरेटली एक्यूमुलेट द डिविडेंड बिकॉज यू वांट टू गिव ऑफ द बोनस शेयर्स। नेक्स्ट है, दे आर फुल्ली पेड शेयर्स। शेयर होल्डर्स के नॉट रिनाउंस, मतलब मुझे मिलने वाला है तो मैं ये नहीं बोल सकती मेरी बहन को दे दो, मुझे मत दे दो। यू कैन नॉट रिनाउंस द राइट ऑफ रिसीविंग बोनस शेयर्स, आपको ही मिलेंगे बिकॉज यू आर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एंड नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, नो मिनिमम क्या, कोई सब्सक्रिप्शन यहाँ पे है ही नहीं, सबको ऑटोमेटिकली जो है शेयर्स मिल रहे हैं। फाइन, yes, क्या क्या conditions है? bonus shares are what? They are fully paid up shares given as a gift out of accumulated profits only to existing equity shareholders. Provisions क्या क्या है? They are given out of free reserve, share premium and accumulated profits, recommended by the board of directors, approved by the shareholders, once announced cannot be withdrawn. Next, cannot issue instead of paying dividend. They are fully paid shares which are at par with existing equity shares. Shareholders cannot renounce the right of bonus shares and no minimum subscription is required. Clear? Yes. Next होता है right issue. Right issue क्या किया जाता है? Present equity shareholders are given a right to apply for new shares in certain proportion to shares already held. मतलब उनके पास कुछ shares है, उनको नए shares लेने का opportunity दिया जाता है in proportion to their holding. यहाँ पे प्राइस जो होती है कोट, वो कैसे होती है? लेसर देन द मार्केट प्राइस। लोगों को, ये शेयर होल्डर्स को क्या भेजा जाता है कंपनी के एंड से? लेटर ऑफ ऑफर। लेटर ऑफ ऑफर में क्या क्या लिखा जाता है? कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है कंपनी, क्या प्राइस, एंड क्या शेयर होल्डर्स के पास राइट टू रिनाउंस अवेलेबल है। राइट इशू में आप वो रिनाउंस कर सकते हो या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द राइट गिवन बाय द कंपनी, तो इसमें ऑप्शन मिल सकता है रिनाउंस करने का। नेक्स्ट है, इट इज सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और कुरियर। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है टाइम में, वो ऑफर लेटर में लिखा रहेगा कि कितने टाइम में रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्स नहीं आता है तो क्या माना जाएगा? शेयर होल्डर इज नॉट इंटरेस्टेड। और यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है, लाइक नॉर्मल शेयर कैपिटल कितना आना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन? 90%। इज इट क्लियर? यस। राइट इशू क्या होते हैं? प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को चांस दिया जाता है टू अप्लाई फॉर न्यू शेयर्स इन सर्टेन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। प्राइस कैसे होती है? द प्राइस कोटेड इज लेसर देन द मार्केट प्राइस। ऑफर लेटर जो है वो भेजा जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। लेटर ऑफ ऑफर में क्या क्या दिया जाता है? नंबर, प्राइस एंड क्या राइट टू रिनाउंस अवेलेबल है या नहीं है। दिस लेटर इज सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर। If no response is received in time from the existing equity shareholders, we'll assume that they are not interested in our offer. And minimum subscription required is 90%. यहाँ पे याद रखो, क्या यहाँ पे पैसे जनरेट होंगे कंपनी के पास? Yes. भले कम अमाउंट जनरेट होगी than the market price, but पैसे जनरेट होंगे because these shares are issued, but they are issued at a concessional rate. दोनों में डिफरेंस समझो, बोनस शेयर्स और राइट इशू में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे राइट इशू के केस में यू आर गेटिंग अ राइट, इट इज नॉट अ कंपल्शन, यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द कंपनी कि अगर आपको चाहिए तो कंसेशनल रेट में कंपनी के शेयर्स ले लो। बट बोनस इशू के केस में क्या होता है? वहां पे ऑप्शन नहीं है, वहां पे कंपल्सरीली आपको फ्री शेयर्स दिए जा रहे हैं। तो फ्री के शेयर्स कोई रिफ्यूज करेगा क्या? नहीं। बट राइट इशू रिफ्यूज करने का चांस होता है क्या? यस। डिफरेंस समझ रहा है? यस। So again, bonus issue के provisions क्या क्या है? They are issued out of free reserve, share premium and accumulated profit. They are recommended by the board of directors, sanctioned by the shareholders. Once announced, they cannot be revoked. They cannot be issued without paying dividend. They are fully paid up shares at par with existing shares. Cannot renounce the right of bonus issue and no minimum subscription is required. Right issue के केस में क्या होता है? Present equity shareholders are given right to apply for new equity shares. Prices quoted are lesser than the market price. Offer letter needs to be sent या letter of offer needs to be sent to existing shareholders. उसमें क्या क्या stated होता है?
number, price and whether right to renounce is available or not. Sent by registered post, speed post या courier. If no response is received, shareholder is assumed to be not interested. And minimum subscription कितना चाहिए? 90%. Clear? Okay. Next आते हैं कंडीशन पे जहां पे शेयर्स आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. ये 4 वेज से ऑफर किया जाता है. एक है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, दूसरा है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, देन है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम एंड चौथा है स्वेट इक्विटी शेयर्स. आखिरी 2 डिस्कस करते हैं, फिर पहले 2 के प्रोविजंस डिटेल में डिस्कस करेंगे. स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम में क्या आपको शेयर्स मिलते हैं कंपनी के? तो नहीं, आपको यहाँ पे अप्रिसिएशन राइट्स का एक सिक्योरिटी फॉर्म में मिलता है. तो अगर शेयर्स की प्राइस बढ़ती है तो वो जो इंक्रीज का बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पे यू आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी, यू आर गोइंग टू बाय द स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स फ्रॉम द कंपनी. तो यू आर वर्किंग एज अ एम्प्लॉय इन द कंपनी. आप और अच्छा परफॉर्म करोगे कंपनी के लिए, आप और ज्यादा प्रॉफिट्स कमाओगे ताकि कंपनी के प्रॉफिट्स ज्यादा हो. कंपनी के प्रॉफिट्स ज्यादा होते हैं तो क्या होता है, उसकी शेयर प्राइस बढ़ जाती है. तो ये बढ़ी हुई शेयर प्राइस जिसके लिए आपने काम किया था उसका बेनिफिट किसको मिलता है? आपको, बिकॉज ऑफ दिस स्टॉक अप्रिसिएशन राइट स्कीम. तो आप ये स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स को सब्सक्राइब करते हो, ना कि कंपनी के शेयर्स को. समझ रहा है? तो यहाँ पे स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स स्कीम में आप पार्टी बनते हो, उसमें आपको बेनिफिट सिर्फ किस चीज का मिलता है? ऑफ द इंक्रीज इन द शेयर प्राइस. यू आर नॉट एक्चुअली बाइंग और सेलिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी. अंडरस्टूड? नेक्स्ट होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स. स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब अगर आपने एक कंपनी के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत सालों तक काम किया है, तो आपने जो स्वेट वो कंपनी को दिया है, उसके लिए कंपनी आपको क्या दे रही है? कंपनी के शेयर्स एज अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर एफर्ट विच यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द कंपनी. तो वो शेयर्स को बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स. समझे दोनों कंसेप्ट? ओके, अब आते हैं पहले पॉइंट के ऊपर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. सो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होता है? इट इज अ ऑप्शन विच इज गिवन टू directors, officers and employees of the company to purchase or subscribe securities offered by a company at a price lesser than price offered to general public. ये इशू करने के लिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम देने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है? यू हैव टू फॉर्म अ कॉम्पेंसेशन कमिटी जो डिटरमाइन करती है कि किस पर्सन को, किस डायरेक्टर को या किस एम्प्लॉय को कितने शेयर्स या कितना ऑप्शन आपको देना है. Yes, yeah, at a very lesser value, but generally free. Next, issue is approved by a shareholder by special resolution. Next होता है, this is an option given to employees directly or through welfare trust. मतलब एम्प्लॉइज का वेलफेयर ट्रस्ट होता है, उसके थ्रू बाय कर सकते हैं वो. मतलब एक एम्प्लॉय के पास अगर पूरा पैसा नहीं है टू बाय दैट पर्टिकुलर शेयर, तो वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू जाओ या इंडिविजुअली करो. दिस ऑप्शन इज गिवन टू होम? स्पेसिफिकली टू द एम्प्लॉयज. तो क्या ये ट्रांसफरेबल है? नहीं, वो दूसरे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते. ऑप्शन कांट बी प्लेज्ड, हाइपोथिकेटेड और मॉर्गेज. मतलब आप कोई लोन वगैरह ले रहे हो तो उसके अगेंस्ट एज अ सिक्योरिटी ये ऑप्शन नहीं रखा जा सकता. आप बोलोगे ये भी मॉनेटरी फॉर्म में है तो एज अ सिक्योरिटी रखते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल. इट कैन नॉट बी प्लेज्ड, हाइपोथिकेटेड और मॉर्गेज. नो डिविडेंड और वोटिंग राइट्स आर अवेलेबल टिल द एम्प्लॉइज बाय द शेयर्स. यहाँ पे अभी क्या है? अगेन स्टॉक ऑप्शन स्कीम है. आप क्या सीधे शेयर्स बाय कर रहे हो? नहीं, पहले आपको ऑफर दिया जा रहा है, ऑप्शन दिया जा रहा है. वंस यू एग्री टू द ऑप्शन या ऑफर, आपको बाद में क्या दिए जाते हैं? शेयर्स. तो आपने ये ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया डजंट मीन आप तुरंत शेयर होल्डर बन गए. जब आपको शेयर्स एक्चुअली अलॉट होंगे उसके बाद जाके आप शेयर होल्डर बनेंगे. तो उसके पहले आप नहीं मांग सकते बाकी सब इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट टिल यू एक्चुअली बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट है लॉक इन पीरियड होता है. मतलब एक बार आपने ये शेयर्स बाय किए तो तुरंत बेच नहीं सकते. मिनिमम कितने टाइम तक रखने पड़ते हैं आपको खुद के पास? 1 ईयर. एंड मिनिमम वेस्टिंग पीरियड कितना होता है? ऑफ 1 ईयर. वेस्टिंग पीरियड मतलब आपको जब ऑफरिंग किया गया है
उस टाइम से आप जितना एक्सेप्ट करते हो वो पीरियड कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 1 ईयर का मिनिमम वेस्टिंग पीरियड जो है वो आपको मिलता है ऑफ एक्सेप्टिंग दैट ऑप्शन और टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ दैट ऑप्शन। नहीं, हाँ, ऑप्शन लैप्स होने का, यस यू कैन से ऑप्शन लैप्स हो जाता है उसके बाद तो मिनिमम 1 ईयर का टाइम लिमिट आपको दिया जाता है। सो यस, क्या क्या है प्रोविजंस, आपको क्या कंस्टिट्यूट करनी पड़ती है, कॉम्पेंसेशन कमिटी टू डिटरमाइन कितने कितने शेयर्स आपको देने हैं। इशू इज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। यहाँ देखो शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों आया, क्योंकि आप कंपनी का क्या बढ़ा रहे हो, यहाँ पे शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हो, तो स्पेशल रेजोल्यूशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑप्शन इज ग्रांटेड देन इट इज नॉट transferable. Option can't be pledged, hypothecated or mortgaged. No dividend or voting rights are available till the employee buys the share. Lock-in period कितना होता है, minimum 1 year and minimum vesting period of 1 year. Next है employee stock purchase scheme. तो this is also a similar scheme. किसको दिया जाता है, employees को shares दिए जाते हैं at a discounted price. कब वो खरीद सकते हैं, एट अ फ्यूचर डेट। तो इमीडिएट ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर का डेट दे दो, उस पे आप वो बाय कर सकते हो। प्रोविजंस क्या क्या है, डिफरेंट शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब आपको अगर लग रहा है कि ये जूनियर लेवल का एम्प्लॉय है तो उसको कम शेयर्स दे दो, ये सीनियर लेवल का है उसको ज्यादा दे दो, ये अलाउड है क्या, यस। शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड, इनको इमीडिएटली क्या करना पड़ता है, लिस्ट। यहाँ पे भी लॉक इन पीरियड है कितना, मिनिमम 1 ईयर का। यहाँ पे भी क्या फुलफिल करने पड़ते हैं, प्रोविजंस ऑफ सेबी एंड अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स लगता है थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। तो दोनों जगह कॉमन क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है शेयर होल्डर से क्योंकि शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। मिनिमम 1 ईयर का क्या है, लॉक इन पीरियड है। यहाँ पे और चीजें क्या है, डिफरेंट शेयर्स कैन बी इशूड टू डिफरेंट कैटेगरी, दे हैव टू बी इमीडिएटली लिस्टेड एंड एक बार लिस्ट हो जाते हैं मतलब क्या हो गया, सेबी के कवर के अंडर आ गए। तो किसके प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं, सेबी के भी प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं। फाइन, तो ये 4 तरीके से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से पैसे रेस किए जा सकते हैं। क्या क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, एक होता है राइट इशू, दूसरा होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। राइट इशू में क्या, अगेन जो शेयर होल्डर्स है एग्जिस्टिंग उनको क्या किया जाता है, कंसेशनल अमाउंट में जो है शेयर्स इशू किए जाते हैं, दैट इज राइट इशू। एंड यहाँ पे अगर आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, मतलब जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि आप एक सिलेक्टेड ग्रुप को स्पेसिफिकली लोगों को प्रेफरेंस देके उन्हीं को शेयर्स इशू कर रहे हो, तो इट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। फाइन, तो प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या, अपने ही शेयर होल्डर से या अपने मेंबर्स से पैसा रेस करना। उसमें राइट इशू मतलब क्या, कंसेशनल रेट में। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब क्या, सिलेक्ट कैटेगरी ऑफ लोगों को या सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल से ही पैसे आपको रेस करने हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। फाइन, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, विच इज रिलेटेड टू कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जस्ट अ सेकेंड। ओके, कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट में 2 तरीके के कंडीशंस है, एक है स्टैट्यूटरी कंडीशंस। स्टैट्यूटरी कंडीशंस मतलब कंपल्सरीली बाय लॉ जो कंडीशंस आपको फुलफिल करने ही पड़ते हैं, जो स्पेसिफिकली आपको कंपनीज एक्ट में दिए हुए हैं। और कुछ जनरल कंडीशंस है, मतलब जनरली कॉमन प्रैक्टिस नॉर्मल हिसाब से एक्ट में अलग अलग जगह जिनका मेंशन किया हुआ है वो कंडीशंस, तो वो आते हैं सब आपके जनरल कंडीशंस में। तो स्टैट्यूटरी कंडीशंस में सबसे पहला क्या है, आपको शेयर्स इशू करने से पहले या शेयर्स अलॉट करने से पहले, अभी बोलना है इशू नहीं, इशू हो चुका है, एप्लीकेशंस आ चुके हैं, अभी आपको क्या करने हैं, अभी आपको शेयर्स अलॉट करने हैं। प्रोसेस क्या होता है शेयर्स का, आप कंपनी के बारे में एडवर्टाइज करते हो लोगों के सामने, लोग वो एडवर्टाइज देख के क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स को अप्लाई करते हैं। अब ये जिन्होंने अप्लाई किए हैं शेयर्स, उनके शेयर्स एप्लीकेशन वगैरह देख के उनका मनी जो है वो सब आया हुआ है कि नहीं, ये वेरीफाई करके आपको उनको शेयर्स अलॉट करने हैं और शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है। ये स्टेज में अभी हम है। तो ये अलॉटमेंट करते टाइम हमको क्या क्या स्टैट्यूटरी या कंपल्सरी कंडीशंस फुलफिल करने पड़ते हैं। सो फर्स्टली वी हैव टू रजिस्टर द
प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? द एडवर्टाइजमेंट विच इज गिवन बाय द कंपनी, किसके पास? विद द आरओसी। नेक्स्ट एप्लीकेशन मनी, तो एप्लीकेशन मनी कितना आना चाहिए? मिनिमम 5% एप्लीकेशन मनी आना चाहिए आपके पास whenever you are going to allot the shares. Depositing the application money in a separate share application money account, तो वो जो पैसा आया है वो आपको सेपरेटली रखना पड़ता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब आपने अगर 10,000 शेयर इशू किए हैं तो कम से कम 90% आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 9,000 पीपल शुड अप्लाई फॉर द शेयर्स ऑफ योर कंपनी, या 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आपके पास आने चाहिए। तो 90% ऑफ इशूड कैपिटल, दैट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट। आपको बिगिनिंग ऑफ अलॉटमेंट वर्क कब करना है? यू हैव टू डू इट विद इन 5 to 3 days, तो वो टाइम स्पैन है, आपको 3 दिन के अंदर जो है अलॉटमेंट वर्क आपका चालू करना पड़ता है। सो अलॉटमेंट प्रोसेस हैज टू बिगिन, कब है? 3 to 5 days का जो है आपको टाइम लिमिट दिया हुआ है। जस्ट अ सेकेंड। यस, नेक्स्ट इज क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। तो सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो है आपको क्लोज करनी पड़ती है कितने दिन के अंदर? मिनिमम 3 days to maximum 10 days. नेक्स्ट है यू हैव टू टेक परमिशन टू डील एटलीस्ट ऑन वन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो परमिशन टू डील इन स्टॉक एक्सचेंज शुड बी टेकन, क्योंकि आपको क्या करना है, उसके शेयर्स लिस्ट करके बाद में उसका ट्रेडिंग होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होता है तो इस केस में क्या करोगे? अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो मैक्सिमम ओवर सब्सक्रिप्शन कितना परमिटेड है? मैक्सिमम 10% ऑफ द ऑफर, इतना ओवर सब्सक्रिप्शन जो है वो परमिटेड है, उसके आगे जाके नहीं। फाइन। सो क्या क्या है? प्रोस्पेक्टस रजिस्टर करना पड़ता है, कहां पे? विद द आरओसी। एप्लीकेशन मनी कितना आना चाहिए? नॉट लेस देन 5%। नेक्स्ट है आपको डिपॉजिट करना है वो एप्लीकेशन मनी, कहां पे? इन अ सेपरेट शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। उसके बाद क्या है? अलॉटमेंट, सॉरी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का है। अलॉटमेंट वर्क के साथ आपको प्रोसीड करना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज करने का टाइम लिमिट कितना है? मिनिमम 3 days to 10 days. Permission to deal on the stock exchange needs to be taken, and if there is over subscription, maximum इशू कितना आप कर सकते हो? जितने शेयर्स इशू किए हैं उतने ही अलॉट कर सकते हो, बट इसमें एक्सटेंशन अलाउड है क्या? यस, मैक्सिमम 10% तक का। ओके, सो दीज आर द स्टैट्यूटरी कंडीशंस। उसके बाद आते हैं जनरल कंडीशंस। जनरल कंडीशंस मतलब यहाँ पे कॉमन हिसाब से क्या क्या रूल्स और फॉलो करने पड़ेंगे। सो हु इज द प्रॉपर अथॉरिटी टू इशू द शेयर्स? Board of directors is the proper authority to allot the shares. Allotment can be done only against application money, मतलब जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन्हीं को शेयर्स आप अलॉट कर सकते हो, किसी भी रैंडम लोगों को अलॉटमेंट नहीं किया जा सकता। अलॉटमेंट नॉट टू बी इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉ, मतलब आपको कोई भी लॉ ब्रेक करके अलॉटमेंट आप नहीं कर सकते। अलॉटमेंट कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए? इट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन रीजनेबल टाइम। ये आपने अलॉटमेंट किया तो उसके बाद आपको उसका कम्युनिकेशन करना पड़ता है। एक तो उनको अलॉटमेंट लेटर भेजो अगर आपने उन्हें शेयर्स अलॉट किए हैं, या फिर उनको रिग्रेट लेटर भेजो अगर आपने उनको शेयर्स नहीं अलॉट किए हैं। तो अलॉटमेंट या रिग्रेट लेटर भेजना पड़ता है। एंड द अलॉटमेंट हैज टू बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। जो भी कंडीशंस आपको पुट फॉरवर्ड करने हैं वो प्रोस्पेक्टस में ही पुट फॉरवर्ड करो। एक बार एप्लीकेशंस आए तो उसके बाद कंडीशनल अलॉटमेंट अलाउड नहीं है। सो इट हैज टू बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। क्लियर है? सो जनरल कंडीशंस क्या है? हु इज द प्रॉपर अथॉरिटी टू डू अलॉटमेंट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अलॉटमेंट हैज टू बी डन अगेंस्ट एप्लीकेशन मनी ओनली। अलॉटमेंट कैन नॉट बी इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी लॉ। रीजनेबल टाइम में जो है अलॉटमेंट कंप्लीट होना चाहिए। कम्युनिकेशन शुड बी डन, अलॉटमेंट लेटर भेजो नहीं तो रिग्रेट लेटर भेजो। एंड अलॉटमेंट हैज टू बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। किस तरीके से जो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया जाता है? तो फर्स्टली यू हैव टू अपॉइंट अलॉटमेंट कमिटी। ये कमिटी जो है वो क्या करती है? वो डिसाइड करती है आपको ये शेयर्स एक्चुअली किस तरीके से अलॉट करनी है, क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो,
फिर किसको शेयर्स अलॉट करोगे? जिन्होंने ज्यादा शेयर्स अप्लाई किए हैं उनको, या रैंडम लॉट बेसिस पे। तो मेथड ऑफ अलॉटमेंट क्या होगा ये सब डिसाइड करने के लिए, अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस सुपरवाइज करने के लिए कौन अपॉइंट की जाती है? अलॉटमेंट कमिटी। नेक्स्ट यू हैव टू होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। यहाँ पे बोर्ड मीटिंग में फाइनलाइज किया जाता है कि अलॉटमेंट का बेसिस क्या होगा। देन यू नीड टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर द अलॉटमेंट। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद सेकेंड स्टेप मनी कलेक्शन का आता है, जहां पे यू कलेक्ट द अलॉटमेंट मनी। देन यू हैव टू मेक अरेंजमेंट रिलेटिंग टू लेटर्स ऑफ रिनंसिएशन। तो यहाँ पे अगर कोई अपने पास शेयर्स आने के बाद वो राइट्स किसी और को देना चाहता है तो उसको क्या बोला जाता है? रिनंसिएशन। तो ये उसके अरेंजमेंट भी कुछ होगी तो आपको करनी पड़ेगी। अरेंजमेंट रिलेटिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स, मतलब अगर जॉइंट होल्डर्स वगैरह है शेयर्स के तो स्प्लिटिंग ऑफ लेटर्स करना है उसके रिगार्डिंग। देन यू नीड टू फाइल द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एंड प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड इशू शेयर सर्टिफिकेट। सो दिस इज द प्रोसीजर। कंडीशंस अलग है, प्रोसीजर्स अलग है। कंडीशंस मतलब कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, और प्रोसीजर मतलब क्या करना है। क्या करना है? फर्स्टली अपॉइंट अलॉटमेंट कमिटी, देन होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, देन पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट, collect allotment money, make arrangement relating to letters of renunciation, make arrangement relating to letters of splitting of share allotment letters, then file return of allotment and prepare register of members and issue share certificate. फिर से एक बार देखते हैं स्टैट्यूटरी कंडीशंस क्या है फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्रोस्पेक्टस रजिस्टर करना पड़ता है किसके पास? आरओसी के पास। एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन 5%। you have to deposit in a different separate account called as share application money account. minimum subscription कितना होना चाहिए? 90%. then you need to begin the allotment work. closing of subscription list कब होती है? minimum 3 days, maximum 10 days. permission has to be taken to deal on the stock exchange, and if there is over subscription, maximum कितने shares आप allot कर सकते हो? 10% more than the net offer. जनरल कंडीशन क्या है? हु इज द प्रॉपर अथॉरिटी टू मेक द अलॉटमेंट वर्क? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अलॉटमेंट हैज टू बी डन अगेंस्ट एप्लीकेशंस ओनली. अलॉटमेंट कैनॉट बी इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी लॉ. रीजनेबल टाइम में वो कंप्लीट होना चाहिए, कम्युनिकेशन वैलिड होना चाहिए, एंड एब्सोल्यूट या अनकंडीशनल अलॉटमेंट होनी चाहिए. नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट. अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी, होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, होल्ड बोर्ड मीटिंग फॉर पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी, arranging letters for letters of renunciation, and arrangement for letters relating to splitting of allotment letters, file return of allotment and prepare register of members and issue share certificate. नेक्स्ट है कॉल्स ऑन शेयर्स. सो हम जब कंपनी के एंड से शेयर होल्डर से पैसा मांगते हैं तो हो सकता है कंपनी क्या करे? पूरा पैसा शेयर के रिलेटेड एक साथ ना मांगे, पार्ट्स में मांगे. तो पहले एप्लीकेशन मनी मांगा जाता है, फिर अलॉटमेंट मनी मांगा जाता है, और उसके बाद जो भी पार्ट्स मांगे जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? कॉल्स. सो बिसाइड्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, इफ कंपनी डिमांड्स अनपेड अमाउंट, इट इज कॉल्ड एज कॉल्स ऑन शेयर्स. हम अकाउंट्स में देखते हैं ना, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ये क्या है? कॉल मनी. नेक्स्ट है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन अगर रिपीटेटिवली डिफॉल्ट कर रहा है इन पेमेंट ऑफ शेयर मनी, जैसे कॉल आपने किया है बट वो पे नहीं कर रहा है, तो वहां पे क्या किया जाता है? कंपनी कैन सेंड अ नोटिस टू द कंसर्न्ड मेंबर दैट दे आर गोइंग टू कैंसल ऑफ हिज शेयर्स, टेक बैक हिज शेयर्स. So the notice must be given minimum 14 days prior to the period of forfeiture. अभी ये forfeiture होने से क्या होता है? उसके शेयर्स जो है वो कैंसिल हो जाते हैं. Will he remain the shareholder of your company anymore? No. So उसकी मेंबरशिप क्या हो जाती है आपकी कंपनी में? Cease. So cessation of membership मतलब his membership gets cancelled in your company. नेक्स्ट लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर क्या रहती है? उसके बाद भी लाइबिलिटी ऑफ मेंबर जो है उसके बाद नहीं रहती है, बट अनपेड अमाउंट जो है उसके रिगार्डिंग टिल दे आर रीइश्यूड कुछ कंडीशंस रहते हैं. फाइन. नेक्स्ट है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. अगर होता है तो क्या वहां पे अनपेड अमाउंट कॉल अप की जाती है? तो कंपनी एक्ट के हिसाब से एक्चुअली बोला जाता है कि 6 मंथ्स तक वो खत्म होने के बाद वगैरह कुछ टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है उसके अंदर मांगा जाता है. But basically forfeiture में you need to understand what happens. His shares get cancelled
and he no longer remains the shareholder of your company. नेक्स्ट पॉइंट आता है शेयर सर्टिफिकेट का. शेयर सर्टिफिकेट क्या है? इट इज द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल टू शेयर्स. तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? जो भी शेयर होल्डर्स हो जाएंगे कंपनी के, उनको देना पड़ता है एक शेयर सर्टिफिकेट टू ऑल द ट्रांसफरीज एज वेल एज अलॉटीज. अलॉटीज मतलब पहली बार कंपनी ने जिनको शेयर अलॉट किए हैं उनको, और अगर उन्होंने किसी और को बेचे हैं तो वो कौन बन जाएंगे? ट्रांसफरर. और जिसको सेल शेयर किए हैं तो वो कौन बन जाता है? ट्रांसफरी. तो ट्रांसफरीज को भी देना पड़ता है. इट इज इशूड ऑन पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर्स. तो दोनों शेयर्स पे इशू किया जाता है. शेयर सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में दिया जाता है? SH1 एज पर विच रूल्स? द शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014. शेयर सर्टिफिकेट के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्टली नेम ऑफ द कंपनी, सिन, रजिस्टर्ड ऑफिस, एड्रेस. उसके बाद फोलियो नंबर मतलब पेज नंबर ऑफ द सर्टिफिकेट. नेक्स्ट है शेयर सर्टिफिकेट का नंबर, ये अलग होता है, पेज नंबर अलग है. नेक्स्ट नेम ऑफ द मेंबर जिसको शेयर्स एक्चुअली इशू किए जा रहे हैं. नेचर ऑफ शेयर्स मतलब कौन से शेयर है, कितने नंबर है और उसका डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है, सीरीज क्या है. अमाउंट पेड ऑन शेयर्स, कितना अमाउंट पे हुआ है. एंड कॉमन सील, अगर है कंपनी का कॉमन सील, सिग्नेचर ऑफ द कंपनी विच वी कॉल, है तो वो, नहीं है तो क्या? सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी. मिस है यहाँ पे वर्ड. कितने दिन के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है? सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम है तो इनकॉर्पोरेशन होने के बाद 2 मंथ्स में. अलॉटीज है मतलब जिनको कंपनी ने अलॉट किए हैं तो 2 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट. एंड ट्रांसफरी है तो 1 मंथ ऑफ ट्रांसफर. तो 2 मंथ्स इनकॉर्पोरेशन के बाद, मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स को 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट अलॉटीज को, एंड 1 मंथ आफ्टर ट्रांसफर किसको? ट्रांसफरी को. नेक्स्ट होता है सरेंडर ऑफ शेयर्स. हमने एक केस देखा जहां पे क्या होता है? फोरफीचर. फोरफीचर के केस में क्या है? शेयर होल्डर अगर पैसे नहीं दे रहा तो कंपनी क्या करती है? उसके शेयर्स ले लेती है. यहाँ पे सरेंडर मतलब क्या? वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ द शेयर्स बाय द मेंबर. तो कंपनी को खुद ही से क्या कर रहे हैं ये मेंबर्स? अपने शेयर्स सरेंडर कर रहे हैं. यहाँ पे अलाउड ओनली इफ देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू forfeit shares because it leads to reduction of capital. तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स को परमिशन होनी चाहिए टू रिटर्न द शेयर्स, तभी जाके ये परमिटेड है, नहीं तो सरेंडर ऑफ शेयर्स नहीं हो सकता है. नेक्स्ट होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. ट्रांसफर मतलब अगर हमको किसी और पार्टी को शेयर्स अपने बेचने हैं और उनसे पैसे लेने हैं तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. सो वॉलेंट्री ट्रांसफर बाय अ मेंबर of a company in favor of another person. So basically sale of shares is called as transfer of shares. Member transferring is called as transferor, and to whom the shares are transferred is called as transferee. एक होता है blank transfer. Blank transfer मतलब वो इंस्ट्रूमेंट के पीछे साइन कर दो without filling in the name of the transferee and hands it over to transferee along with the share certificate. This is called as blank transfer. दूसरा होता है फोर्स ट्रांसफर, मतलब किसी ने धोखे से आपके साइन करके अगर आपके शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर किए तो वो क्या बन जाता है? फोर्स ट्रांसफर. नहीं तो जनरली क्या किया जाता है ट्रांसफर के केस में? अगर ब्लैंक ट्रांसफर नहीं है मतलब आप सीधे साइन करके नहीं दे रहे हो तो क्या किया जाता है? आप कंपनी को अप्लाई करते हो कि मुझे इस पार्टी को ट्रांसफर करने हैं शेयर्स. फिर कंपनी वो ट्रांसफरी से भी कंफर्म करती है कि क्या आप इस पर्सन के शेयर्स बाय कर रहे हो. फिर हमारा शेयर सर्टिफिकेट ले लेती है, उसको नया शेयर सर्टिफिकेट दे देती है. तो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर. नेक्स्ट है रिफ्यूजल टू ट्रांसफर. क्या कर सकती है कंपनी? हमने कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि हमको अपने शेयर्स ट्रांसफर करने, बट कंपनी क्या रिफ्यूज कर सकती है? यस, इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कुछ कंडीशंस है या प्रोविजंस है वो फुलफिल नहीं हुए हैं. जो आपने इंस्ट्रूमेंट कंपनी को दिया है इट इज नॉट एज पर द रूल. आपने इंस्ट्रूमेंट मतलब एप्लीकेशन तो किया है शेयर ट्रांसफर का, बट यू हैव नॉट सरेंडर्ड योर शेयर सर्टिफिकेट, तो भी कंपनी रिफ्यूज कर सकती है. एंड कंपनी हैज लियन ऑन शेयर, मतलब कंपनी के कोई राइट्स उन्होंने रखे हुए हैं, मे बी बिकॉज यू हैव नॉट पेड द वैल्यू ऑन शेयर्स वगैरह, ऐसी कुछ सिचुएशंस है तो उनके पास क्या है? राइट टू होल्ड बैक. लियन मतलब होल्ड बैक द शेयर. तो ऐसा कुछ कंपनी के पास राइट है तो भी वो आपका ट्रांसफर रिफ्यूज कर सकते हैं. फाइन, ओके. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से जो आते रहते हैं दैट इज बोनस शेयर्स के रिलेटेड प्रोविजंस या राइट इशू के रिलेटेड प्रोविजंस, फिर प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट,
स्टैट्यूटरी कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट, और ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन या परचेज स्कीम। तो ये 6 में से 2-3 क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। फाइन, ओके। ये ट्रांसफर के साथ साथ ही और एक पॉइंट कभी कभार आपको ऑब्जेक्टिव को पूछा जाए तो ध्यान रखो, उसको बोला जाता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफर के केस में आप खुद आपके शेयर्स बेचना चाहते हो किसी और पर्सन को, और यू ट्रांसफर इट फॉर कंसिडरेशन, तो उसको बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बट यहाँ पे देयर इज नो कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाय लॉ ट्रांसफर हो जाते हैं शेयर्स अपने किसी दूसरे पार्टी को। कैसे? इफ वन पर्सन डाइज, बिकम्स इंसॉल्वेंट, तो उसके शेयर्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ उसके सक्सेसर्स को ट्रांसमिट हो जाएंगे। उस चीज को बोला जाता है ट्रांसमिशन। तो क्या वहां कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है? नहीं, नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व। एंड ट्रांसमिशन जो है वो विलिंगली नहीं होता है, वो कैसे होता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्लियर? बहुत सारे कंसेप्ट्स है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार रिवाइज करो चार्ट से, आपके क्लियर हो जाएंगे, कंफ्यूजन जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। फाइन, ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।